हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 6। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो हैं वे हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है वह वैदिक कालीन वर्ण विभाजन दिया गया है, वह सूची 2 में वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो ब्राह्मण को जो है वह कार्य था, ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ, शूद्रों का सेवा, विष का व्यापार और क्षत्रिय का कार्य था रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था, जो कि सही कथन है। कारण आर, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यह भी सही है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, जो कि सही कथन है। शूद्रों को अछूत माना जाता था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, यह भी सही है। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 2, क्योंकि शूद्रों को अछूत जो है वह आगे चलकर उत्तर वैदिक काल के बाद माना जाने लगा था। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, बिल्कुल सही कथन है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, यह भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव जो है वह बहुत सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित हैं। तो ये स्थित है पुराना किला, दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ, अधरंजी खेड़ा, एटा, सभी जगह पर है जो ये स्थित हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, सही कथन है। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में नहीं दिया जाता था, कुछ भुगतान जो है वह आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि यह हिस्सा 1/3 व न होकर 1/6वां हिस्सा होता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, यह जो है वह सही कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, सही कथन है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यह कथन भी सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, तो ये कथन जो है वह सही नहीं है। ये पूर्णतः मुक्त नहीं थे, इनको भी जो है जंगल से जो भी वस्तुएं लाते थे वो राजा को भेंट देना पड़ता था कर के रूप में।
तो ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो कौशाम्बी जो है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित था। महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जो कि सही कथन है। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है सही है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, जो कि सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यह कथन भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, यह भी सही कथन है। तो सभी कथन जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? तो मगध के शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। प्रसेनजीत जो है वह मगध का शासक नहीं रहा। प्रसेनजीत जो है वह कौशल महाजनपद का राजा था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? मगध की राजधानी आरंभ में राजगृह रहा था, बाद में पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनी थी। श्रावस्ती जो है वह कभी नहीं रहा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जो कि सही कथन है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली। गण या संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है। एक ही शासक के अधीन नहीं, यहाँ कई शासकों के अधीन जो होते थे वो उन राज्यों से जो एक समूह होता था उससे क्षेत्र या गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये कथन जो है वह सही है। तो इसमें से सही कथन देखना है, केवल 2 जो है वह सही है। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो गुप्त शासकों ने जो है वह विजय प्राप्त की थी। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्न में से क्या था? उस मंत्री का नाम था वस्त्रकार। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, जो कि सही है। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, यह भी सही कथन है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यह कथन भी सही है। तो सभी कथन जो है वे सही हैं। ऑप्शन डी। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।